हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम्स की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं और आते भी हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इससे पहले हमने एक हरिद्वार जिले के बारे में एक वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा होगा तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है देहरादून जनपद। आज हम देहरादून जनपद के बारे में चर्चा करेंगे, देहरादून जनपद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, देहरादून जनपद से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में और उन्हीं क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलते हैं देहरादून जनपद की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि देहरादून जनपद, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि चक्राता कहाँ पे है, कालसी कहाँ पे है, विकास नगर कहाँ पे है, रामपुर, सहसपुर, चांदपुर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं जौलीग्राम, ऋषिकेश, रानी पोखरी, टोईवाला, देहरादून, सहस्त्रधारा, मसूरी। तो ये आप खुद भी इसका अवलोकन कर सकते हैं मैप का, क्योंकि हमें अच्छे से इसके जो इसका मानचित्र है इसको हमें अच्छे से रीड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आगे चलते हैं देहरादून में क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम देहरादून के इतिहास के बारे में कि देहरादून का इतिहास आखिर है क्या, देहरादून में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ। तो दोस्तों, देहरादून का इतिहास, देहरादून का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। देहरा, जिसका मतलब है डेरा या शिविर, तथा दून, दून का मतलब होता है घाटी। तो दोस्तों, जैसे कि वैसे देहरादून के बारे में अलग अलग विद्वानों के, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन उनमें से कुछ ये भी हैं, अलग अलग लोगों की भ्रांतियां हैं कि किस मतलब कैसे कैसे इसका नाम पड़ा होगा इसके बारे में। तो यहाँ पे जो है देहरादून को एक मान्यता ऐसी भी है कि देहरादून का मतलब होता है, जैसे देहरा, देहरा का मतलब होता है डेरा या शिविर, तथा दून का मतलब होता है घाटी। सिख गुरु राम राय ने 1676 में देहरादून में डेरा डाला था, इसलिए यहाँ का नाम डेरा से देहरा अथवा देहरादून पड़ा। तो ऐसी मान्यता है। यह भी मान्यता है कि आचार्य द्रोण ने तपस्या की थी, जिसके कारण इस क्षेत्र का प्राचीन में द्रोण नगर कहते थे। वह द्रोण नगर से बाद में इसका नाम देहरादून पड़ा। तो ऐसे भी मान्यता है। दो मान्यता हो गई। एक मान्यता हो गई कि कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, सिख गुरु रामराज जी ने यहाँ पे डेरा डाला था, और डेरा डालने के बाद जैसे दून का मतलब होता है घाटी, तो घाटी से दून हो गया, जिसका मतलब यहाँ पे इसका नाम देहरादून पड़ा। और कुछ ऐसा मानते हैं कि द्रोण के नाम से इसका नाम देहरादून पड़ा। नेक्स्ट, देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर था। तो दोस्तों, देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर था। देहरादून के कालसी नामक स्थान पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि यह क्षेत्र मौर्यों के अधीन था। तो दोस्तों, कालसी में मौर्यों के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि देहरादून के कालसी नामक स्थान पर अशोक कालीन शिलालेख मिले हैं। इससे पुष्टि होती है कि यह क्षेत्र मौर्यों के अधीन था। तो देहरादून 1804 तक गढ़वाल के पंवार राजवंश या पंवार राजाओं के अधीन था, लेकिन 1804 में प्रद्युम्न शाह व गोरखा सेना के बीच देहरादून के खुरबड़ा नामक मैदान पर युद्ध हुआ, जिसमें प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद गोरखाओं ने इस क्षेत्र पर शासन किया। दोस्तों, 1804 में प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच यहाँ पे युद्ध हुआ था, इस कारण से यहाँ पे इसके बाद गोरखाओं का अधिकार हो गया। इससे पहले यहाँ पे गढ़वाल के राजाओं का अधिकार था। 1814 में
देहरादून के नाला पानी में ब्रिटिश सेना व गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जनरल जिलेस्पी ने व गोरखा सेना का नेतृत्व बलभद्र थापा ने किया। इस युद्ध में गोरखाओं की पराजय हुई व यह क्षेत्र अब अंग्रेजों के अधीन हो गया। इसके पश्चात 1814 में यहाँ पे यह क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो गया था। नेक्स्ट है 1817 में देहरादून को जिला बनाया गया व इसे मेरठ मंडल में शामिल किया गया। दोस्तों 1817 में देहरादून को एक जिला बनाया गया और उसके पश्चात इसको मेरठ मंडल में शामिल किया गया था, क्योंकि ये उस समय यूपी का पार्ट था। 1917 में और 1975 में देहरादून जनपद को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। तो 1975 में देहरादून जनपद को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। तो दोस्तों एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आता है कि देहरादून को मेरठ मंडल में कब शामिल किया गया, तो 1817 में, और गढ़वाल मंडल में फिर से कब से शामिल किया गया, तो 1975 में। नेक्स्ट है देहरादून के पड़ोसी जिले और राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्व में देहरादून में टिहरी, उत्तरकाशी और पौड़ी हैं। पूर्व में देहरादून में कौन है, टिहरी, उत्तरकाशी और पौड़ी। पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश, और दक्षिण में हरिद्वार है। तो दोस्तों जो पूर्व में जिले हैं टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, पश्चिम में जो राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश लगता है। उसके पश्चात उत्तर में उत्तरकाशी, और राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, और दक्षिण में हरिद्वार। इससे इसकी सीमा से लगते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं इसमें, तो NH7 अंबाला, पांवटा साहिब, देहरादून, ऋषिकेश, NH7 है। NH 507 विकासनगर, कालसी और बड़कोट। नेक्स्ट NH34 दिल्ली, बद्रीनाथ, माणा, और NH 307 छुटमलपुर, देहरादून। तो देहरादून उत्तराखंड राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है। देहरादून जनपद 2 राज्यों से सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश। देहरादून जनपद राज्य के 4 जनपदों से सीमा बनाता है, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी और हरिद्वार, जैसे कि ऊपर अभी दिख रहा है। नेक्स्ट देहरादून जनपद की जो जनसंख्या है 16,96,694 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि दूसरी आबादी में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। पहले नंबर पे हरिद्वार है। कितनी जनसंख्या, 16,96,694। जनघनत्व कितना है इसका, 549। तीसरी सर्वाधिक है। पहले नंबर पे हरिद्वार है, दूसरे नंबर पे उधम सिंह नगर है, और तीसरे नंबर पे देहरादून है। साक्षरता कितनी है, 84.25%। 84.25% यहाँ पे क्या है, साक्षरता है। पुरुष साक्षरता कितनी है यहाँ पे, 89.40%। महिला साक्षरता है 78.54%। नेक्स्ट है लिंगानुपात की बात करें तो 902 यहाँ पे क्या है, लिंगानुपात है। दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, सबसे कम हरिद्वार है। तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है, हरिद्वार में 880, और देहरादून में कितना है, 902। देहरादून जनपद के नदी तंत्र की अगर हम बात कर देंगे तो देहरादून में कौन कौन सी नदियां हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है टॉन्स नदी। तो दोस्तों बात करते हैं टॉन्स नदी की। तो टॉन्स नदी
यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। टॉन्स नदी व यमुना नदी का संगम देहरादून में कालसी के निकट होता है। तो टॉन्स नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक, और इनका संगम कहाँ पे है? टॉन्स और यमुना का कालसी में। टॉन्स नदी पर प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? किसाऊ बांध परियोजना, छिबरो बांध परियोजना, इचारी बांध परियोजना। तो ये टॉन्स नदी पे है और देहरादून जनपद में है। नेक्स्ट बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी देहरादून के लाखा मंडल में प्रवेश करती है। लाखा मंडल में देहरादून में प्रवेश करती है यमुना नदी। उसके बाद देहरादून के कालसी में अमलावा नदी यमुना से संगम करती है। तो देहरादून के कालसी में अमलावा नदी यमुना से संगम करती है। कालसी से आगे कुछ ही दूरी पर टॉन्स नदी यमुना से संगम करती है। पहले अमलावा नदी, फिर उसके बाद टॉन्स नदी भी यमुना से संगम करती है। यमुना और टॉन्स के संगम के बाद कुछ दूरी पर यमुना नदी पर डाक पत्थर बैराज है। कुछ ही दूरी पर क्या है? यमुना नदी पर डाक पत्थर में बैराज है। डाक पत्थर बैराज से यमुना नदी से एक नहर निकलती है जिसे शक्ति नहर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डाक पत्थर बैराज से यमुना नदी से एक नहर निकलती है जिसे शक्ति नहर के नाम से जाना जाता है। अब शक्ति नहर पर कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित है इसके बारे में देखते हैं। तो शक्ति नहर पर पहली जो परियोजना है वो डकरानी बांध परियोजना है। तो डकरानी बांध परियोजना कहाँ पे? देहरादून में है और शक्ति नहर पे है ये। और यमुना नदी से ये नहर निकलती है डाक पत्थर बैराज से। तो और दूसरी है यहाँ पे ढालीपुर बांध परियोजना, फिर आसन बैराज परियोजना और कुल्हाड़ बांध परियोजना। तो डकरानी हो गया, ढालीपुर हो गया, आसन हो गया और कुल्हाड़ बांध परियोजना ये कहाँ पे है? देहरादून में और शक्ति नहर पे है ये। नेक्स्ट है यमुना नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? ब्यासी जल विद्युत परियोजना। ब्यासी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पे है। खोदरी परियोजना और लखवाड़ परियोजना, ये यमुना नदी पे तीन परियोजनाएं, ब्यासी, खोदरी और लखवाड़ परियोजनाएं यमुना नदी पे है। नेक्स्ट है आसन परियोजना, आसन नदी। आसन नदी देहरादून के आसारोड़ी तेहरा मार्ग के पश्चिम से निकलती हुई रामपुर मंडी देहरादून के पास बाईं ओर से शक्ति नहर में मिल जाती है। शक्ति नहर में कौन सी मिलती? आसन नदी देहरादून के आसारोड़ी देहरादून के पश्चिम से निकलती हुई रामपुर मंडी देहरादून के पास बाईं ओर से शक्ति नहर यमुना में मिल जाती है। तो ये आसन नदी किसमें मिल जाती है? शक्ति नहर में। नेक्स्ट है रिस्पना नदी। रिस्पना नदी का मूल नाम ऋषिपर्णा नदी था। रिस्पना नदी बिंदाल नदी की सहायक नदी है। किसकी? बिंदाल नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? रिस्पना नदी। बिंदाल नदी व रिस्पना नदी मोथरोवाला में मिलती हैं। तो बिंदाल नदी व रिस्पना नदी कहाँ पे मिलती है? मोथरोवाला में। मोथरोवाला से एक साथ आगे बढ़कर ये नदियां सोंग नदी में मिल जाती हैं। तो किस में मिलती है? ये मोथरोवाला से आगे बढ़कर ये नदियां सोंग नदी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट है सोंग नदी। सोंग नदी गंगा की सहायक नदी है जो कि रायवाला में गंगा नदी में मिल जाती है। सोंग नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी जो कि रायवाला में गंगा में मिल जाती है। सोंग नदी की सहायक नदी बाल्दी नदी है। बाल्दी नदी पर ही सहस्त्रधारा जलप्रपात है। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पे है? बाल्दी नदी पे। और ये बाल्दी नदी किसकी सहायक नदी है? सोंग नदी की। और सोंग नदी गंगा की सहायक नदी है जो कि रायवाला में गंगा में मिल जाती है। रिस्पना व बिंदाल नदी भी सोंग नदी की ही सहायक नदी है। नेक्स्ट, देहरादून में कौन कौन से जलप्रपात हैं? तो पहले टाइगर फॉल, यह चक्राता में स्थित है। तो यह टाइगर जलप्रपात कहाँ पे है? चक्राता में। किमोनो फॉल ये भी चक्राता में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात ये बाल्दी नदी के तट पर स्थित है। इसमें गंधक युक्त जल पाया जाता है। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में आया है। हार्डी जलप्रपात ये मसूरी में है। भट्टा जलप्रपात मसूरी में है। शिखर फॉल भी देहरादून में ही है।
नेक्स्ट है कुंड, गौतम कुंड काफी महत्वपूर्ण है। देहरादून से 7 किलोमीटर दूर चंद्रवानी मंदिर के निकट स्थित है। यहाँ पर महर्षि गौतम ने तपस्या की थी। दोस्तों गौतम कुंड कहाँ पे है? देहरादून में। नेक्स्ट है देहरादून जनपद के प्रमुख स्थल कौन कौन से यहाँ पे स्थल हैं? बात करते हैं। सबसे पहले मसूरी, काफी महत्वपूर्ण है। मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। मसूरी की खोज आयरिश ऑफिसर कैप्टन यंग ने किया था। तो किसने की थी मसूरी की खोज? कैप्टन यंग ने। मसूरी नाम यहाँ पर मंसूर पौधे के नाम पर पड़ा, जो यहाँ बहुतायत में उगता था। तो पहले यहाँ पे मंसूर का जो पौधा था वो बहुत ज्यादा उगता था, इसलिए यहाँ का नाम मसूरी पड़ा। मसूरी को गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। 1832 में जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी आए व यहाँ पर सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया। मसूरी में एवरेस्ट पार्क स्थित है। तो 1832 में यहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट आए थे, इन्होंने यहाँ पे सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया था और यहाँ पे इनका एक पार्क भी है, जॉर्ज एवरेस्ट पार्क। मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से 1865 में एक शिखर का नाम जॉर्ज एवरेस्ट पीक रखा गया। तो 1865 में यहाँ पे एक शिखर का नाम जॉर्ज एवरेस्ट पीक रखा गया। 1843 में भी मसूरी में पुस्तकालय समिति का गठन किया गया व मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना की गई। चीन अधिकृत तिब्बत से निर्वासित होने के बाद तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा सबसे पहले मसूरी 1959 में आए थे। तो दलाई लामा यहाँ पे कब आए थे? 1959 में। मसूरी में तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार बनी थी। मसूरी में हार्डी व भट्टा जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे कालसी। कालसी देहरादून की चक्राता तहसील में स्थित है। इस स्थान पर मौर्य सम्राट अशोक का पाली भाषा में लिखा लेख मिला है व इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है। तो अशोक का जो शिलालेख है वो पाली भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। कालसी शिलालेख में यहाँ के लोगों को पुलिंद व इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। कालसी का प्राचीन नाम कालकूट युगसैल खलतिका है। क्या क्या नाम है? कालकूट युगसैल व खलतिका है। हेनसांग ने कालसी को शुद्ध नगर कहा। हेनसांग ने कालसी को क्या कहा? शुद्ध नगर। कालसी महाभारत काल में राजा विराट का राज्य क्षेत्र था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे विराटगढ़ी था, तो इसलिए ये क्षेत्र जो किसके उस अंडर में आता था, किसके अधिकृत था? ये राजा विराट के। नेक्स्ट है लाखा मंडल। यहाँ मूर्तियों का भंडार, लाखों मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। लाखा मंडल जौनसर बाबर क्षेत्र में स्थित है। यह स्थल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और माना जाता है कि इस स्थान पर महाभारत काल में पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह बनाया गया था। यह स्थल यमुना और रिखनाड़ नदी संगम पर स्थित है। तो यमुना और रिखनाड़ नदी के संगम पर क्या है? लाखा मंडल। लाखा मंडल में लाक्षेश्वर शिव मंदिर स्थित है। तो कौन सा मंदिर है यहाँ पे? लाक्षेश्वर शिव मंदिर। नेक्स्ट है हनोल। हनोल जौनसर बावर क्षेत्र का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। हनोल में महासु देवता का सबसे बड़ा मंदिर है। तो हनोल काफी प्रसिद्ध स्थान है, काफी पवित्र स्थान माना जाता है और यहाँ पे क्या है? महासु देवता का सबसे बड़ा मंदिर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स चक्राता। चक्राता देहरादून के जौनसार बावर क्षेत्र के अंदर आता है। चक्राता को पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है। तो पहाड़ों की रानी मसूरी को और चक्राता को पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है। चक्राता की स्थापना कर्नल ह्यूम ने की थी। कर्नल ह्यूम ने चक्राता की स्थापना की थी। चक्राता में टाइगर वाटरफॉल व किमोना वाटरफॉल स्थित हैं। कानासर पर्यटन स्थल चक्राता में स्थित है। कानासर पर्यटक स्थल कहाँ पे स्थित है? चक्राता में। नेक्स्ट है ऋषिकेश। ऋषिकेश गंगा व चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। केदारखंड में ऋषिकेश को कुब्जामरक कहा गया है। ऋषिकेश को योग की राजधानी कहा जाता है।
ऋषिकेश में प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट है। माना जाता है कि यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ऋषिकेश में ऋषिक कुंड स्थित है। ऋषिकेश को 2017 में नगर निगम बनाया गया। नेक्स्ट है देहरादून जनपद के प्रमुख मंदिर। तो प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? पहले बात करते हैं टपकेश्वर मंदिर, काफी महत्वपूर्ण है। टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है, यह मंदिर गुफा में स्थित है जहां पर जल बूंद बूंद करके टपकता रहता है। टपकेश्वर मंदिर में शिवरात्रि को टपकेश्वर मेला लगता है। तो दोस्तों इसकी विशेषता क्या है कि टपकेश्वर मंदिर में क्या होता है, एक यह गुफा में स्थित है और यहाँ पे जल बूंद बूंद करके टपकता रहता है निरंतर। और टपकेश्वर मंदिर में शिवरात्रि को टपकेश्वर मेला लगता है। नेक्स्ट है सिद्धेश्वर मंदिर। यह मंदिर केदारपुरम में घंटाघर से 5 किलोमीटर दूर मोथरोवाला रोड पर स्थित है। सिद्धेश्वर मंदिर हो गया देहरादून में। नेक्स्ट है गुरु राम राय दरबार। सिखों के गुरु राम राय 1676 में देहरादून आए। वह धामूवाला में बस गए। गढ़वाल नरेश फतेह शाह ने इन्हें 3 गांव दान दिए। 1699 में गुरु राम राय ने देहरादून के धामूवाला में गुरु राम राय दरबार झंडा दरबार की स्थापना की। यह दरबार मुगल शैली से निर्मित है। 1707 में गुरु राम राय की पत्नी पंजाब कौर ने निर्माण कार्य पूरा कराया। यहाँ पर प्रतिवर्ष होली के 5वें दिन झंडा मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है चंद्रभानि मंदिर। यह मंदिर देहरादून से लगभग 7 किलोमीटर स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर महर्षि गौतम ने अपनी पुत्री अंजनी व पत्नी के साथ निवास किया था। चंद्रभानि मंदिर के निकट गौतम कुंड स्थित है। नेक्स्ट है संतोला देवी मंदिर। यह मंदिर देहरादून से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट देहरादून के प्रसिद्ध मेले। सबसे प्रसिद्ध जो मेला है देहरादून में कौन सा है? झंडा मेला। यह मेला देहरादून में प्रतिवर्ष होली के 5वें दिन बाद आयोजित होता है। यह मेला सिख गुरु राम राय जी के जन्म दिवस पर प्रारंभ होता है जो कि 15 दिनों तक चलता है। इसी दिन गुरु राम राय जी का आगमन देहरादून में हुआ। गुरु राम राय देहरादून में 1676 में आए थे। इस मेले में पंजाब के कई भक्त देहरादून आते हैं जिन्हें संगत कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत। नेक्स्ट है नुनाई मेला। यह मेला देहरादून के जौनसार चक्राता में श्रावण मास को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है टपकेश्वर मेला। यह मेला देहरादून के देवधारा नदी के किनारे एक गुफा में स्थित शिव मंदिर में लगता है। इस गुफा में एक शिवलिंग है जिसमें पानी की बूंदें एक चट्टान से टपकती हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम टपकेश्वर मंदिर है। भद्रराज मेला। यह मेला देहरादून के मसूरी से 15 किलोमीटर दूर भद्रराज मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह मंदिर भगवान बालभद्र को समर्पित है। विश्व मेला। यह मेला जौनसार बाबा क्षेत्र का प्रसिद्ध मेला है। नेक्स्ट है वीर केसरी चंद मेला। ये भी काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। वीर केसरी चंद मेला चक्राता में आयोजित किया जाता है। वीर केसरी का जन्म 1 नवंबर 1920 को चक्राता के पास क्यावा गांव में हुआ था। वीर केसरी चंद पहले सेना में भर्ती हुए, बाद में आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए। इन पर मुकदमा चलने के कारण 3 मई 1945 को इन्हें फांसी दी गई। नेक्स्ट है देहरादून में स्थित प्रमुख संस्थान। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग पहले है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत के नक्शे बनाने वाली व सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। स्थापना कब हुई थी इनकी? 1767 में बंगाल में। इसकी स्थापना सबसे पहले 1767 में बंगाल में। देहरादून में 1942 में इसे देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया। देहरादून में इनको 1942 में स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के महानिरीक्षक
जॉर्ज एवरेस्ट की ऊंचाई मापने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, FRI। 1864 में भारतीय वन विभाग की स्थापना की गई थी। 1864 में भारतीय वन विभाग की स्थापना की गई थी। 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना देहरादून में की गई। नेक्स्ट है 1884 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून कर दिया गया। 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून FRI कर दिया गया। अब इसे इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस। भारत में पहली बार नौसैनिक जल सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। तो भारत में पहली बार नौसैनिक जल सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1770 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। 1874 में मैरिनो सर्वे ऑफ इंडिया को कोलकाता स्थानांतरित किया गया। 1954 में मैरिनो सर्वे ऑफ इंडिया को देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया व इसका नाम नौसेना जल सर्वेक्षण कार्यालय रखा गया। 1996 में इसका नाम नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस कर दिया गया। 1999 में इसका नाम नेशनल हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण ऑफिस, राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय कर दिया गया। नेक्स्ट है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, WIHG, वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान। इसकी स्थापना 1968 दिल्ली में हुई। 1976 में देहरादून में इसे स्थानांतरित किया गया। WIHG विक भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय भू अनुसंधान अध्येता बैठक NGRSM की चौथी बैठक का आयोजन वेबिनार के माध्यम से जून 2020 में विक में किया गया, WIHG में किया गया। नेक्स्ट भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, इसकी स्थापना 1960 में हुई। उद्देश्य क्या था इसका? पेट्रोलियम उत्पादों का विकास करना। वर्ष 2019 में IIP ने देहरादून में प्लास्टिक वेस्ट को डीजल में तब्दील करने के लिए एक प्लांट स्थापित किया। कब स्थापित किया? 2019 में। तेल और प्राकृतिक गैस निगम, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। 14 अगस्त 1956 में इसे तेल व प्राकृतिक गैस आयोग का नाम दिया गया और 1994 में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के रूप में रूपांतरित किया गया। 1997 में ONGC को नवरत्न कंपनी में शामिल किया गया। कब? 1997 में। 2010 में ONGC को भारत की महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है 7 ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। भारतीय वन्य जीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में प्रशिक्षण व रिसर्च करना। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इसकी स्थापना 1966 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी, स्थापना 1987। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड, आपदा न्यूनीकरण व प्रबंधन केंद्र, डिजास्टर माइटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर, ये भी कहाँ पे है? देहरादून में। नेक्स्ट है देहरादून जनपद के जो प्रशासनिक ढांचा है ये कैसे कैसे है?
सबसे पहले यहाँ पे विधानसभा सीटें, विधानसभा सीटें कितनी यहाँ पे 10 हैं। चक्राता है एसटी के लिए, राजपुर एससी के लिए, विकासनगर, देहरादून, धर्मपुर, मसूरी, रायपुर, सहसपुर, ऋषिकेश और डोईवाला। नेक्स्ट है यहाँ पे देहरादून जनपद में विकासखंड कितने हैं, तो 6 विकासखंड है। रायपुर, चक्राता, डोईवाला, कालसी, सहसपुर और विकासनगर। तहसीलें कितनी है, 7, कालसी, त्यूनी, चक्राता, ऋषिकेश, देहरादून, विकासनगर और डोईवाला। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक देहरादून। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर हम नए वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा टॉपिक था, बहुत ही अच्छा टॉपिक था ये, और काफ़ी इम्पोर्टेंट था, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से रीड कर लीजिए, वीडियो 2 बार 3 बार देखिए, जिससे कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू।